हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ उनको पढ़ेंगे, जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, विच सिस्टम प्रोवाइड्स फेयर चांस टू एवरी टीम टू स्टे इन द टूर्नामेंट आफ्टर फर्स्ट एलिमिनेशन। तो इसका जो आंसर है वो है डबल एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन जो होती है वो हर टीम को चांस देती है कि वो दोबारा से खेल सकें एक बार एलिमिनेट होने के बाद अगर आप दोबारा खेलना चाहते हैं तो आपको एक डबल एलिमिनेशन सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, जिसमें हर एलिमिनेट हुई टीम को दोबारा खेलने का मौका मिल जाता है। हमारा दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो ये वाला है। वो कहता है कि विच टूर्नामेंट इज़ मोर सूटेड फॉर रैकेट स्पोर्ट्स। वो कहता है कि रैकेट स्पोर्ट्स के लिए जो सबसे सूटेड टूर्नामेंट है वो है नॉक आउट सिस्टम। नॉकआउट में क्या होता है कि एक बार हारे हो तो फिर फिनिश, कहानी ख़त्म, आप दोबारा नहीं खेल सकते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो। नॉकआउट सिस्टम में कुछ यूँ होता है। हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 3 है उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 3 ये कहता है कि विच टूर्नामेंट इज़ मोर बाइज इन अ नॉक इवेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट फर्स्ट राउंड एज इवनली एज पॉसिबल। वो कहता है कि बाइस जो है वो किन को दी जाती है। तो बाइस जो होती है वो अगेंस्ट कोई भी ऐसी टीम या कोई भी ऐसा प्लेयर जो सीडीड हो, जो हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हो शुरू से, तो उसको बाइस दी जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी जानिब हम बढ़ते हैं। हमारा ये वाला एमसीक्यूज़ जो है वो ये कह रहा है, हाउ मैनी राउंड्स विल बी सेट अप इफ़ द नंबर ऑफ टीम इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट इज़ 7। अगर 7 टीम है तो 7 राउंड होंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है 7। उसके बाद हमारा एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वाला है। ये सारे एमसीक्यूज़ एक ही चीज़ से मुतल्लिक है, वो है टूर्नामेंट्स के मुतल्लिक। इसके बाद हम न्यू एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे भी इसी लिस्ट में। तो यहाँ पे है, इन डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ 16। वो कहता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 16 है और टूर्नामेंट डबल एलिमिनेशन है तो कितने मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके आंसर शेयर किया था, तो मेरे ख्याल से 31 मैचेस खेले जाएंगे, मेरे ख्याल से शायद। उसके बाद हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब बढ़ने। इस पर भी आंसर नहीं लिखा, इसलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है, इन सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस इज़। सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं। वो कहते हैं कि 1 लेस देन द नंबर ऑफ एंट्रेंस। इतने होते हैं सिंगल टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस। अगर आपकी 12 टीमें हैं तो 11 मैचेस होंगे, यानी कि जितने एंट्रेंस हैं, जितनी टीमों ने अपने आप को एंटर किया है, उन टीमों का से एक नंबर कम कर दें, इतने मैचेस होंगे। 1 लेस देन द नंबर ऑफ एंट्रेंस। ठीक है जी। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ डिम्पल्स ऑन अ गुल्फ बाल। गुल्फ बाल पर डिम्पल्स का मेन पर्पस क्या होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि ड्रैग को रिड्यूस करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक स्पिन इन गुल्फ बाल। जो बैक स्पिन होती है ना गुल्फ बाल के अंदर, वो क्या करती है, वो हेल्प टू कीप द बॉल इन द एयर लॉन्गर। वो इस बात की हेल्प करती है कि जो बॉल है वो ज़्यादा देर तक ग्राउंड में रहे। इस बात की हेल्प कर, चाहे आप गुल्फ में बैक स्पिन करो या आप क्रिकेट में बैक स्पिन करो, उसका फ़ायदा यही होगा कि जो बॉल होगी वो एयर में ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। उसके बाद है, इन स्विमिंग रेजिस्टिव फोर्सेस आर ड्यू मेनली टू। वो कहता है कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है स्विमिंग के अंदर, वो क्यों होती हैं, क्योंकि ड्रैग की वजह से होती। इसलिए इसका जो आंसर है वो है ड्रैग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव ड्रैग इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू अ स्विमर। ये जो पैसिव ड्रैग होता है ये किस लॉ की निशानदेही कर रहा है। पैसिव ड्रैग जो होता है वो बेउंसी की निशानदेही कर रहा है, ये इस लॉ की निशानदेही कर रहा है, तो इसका आंसर है बेउंसी। उसके बाद है, इन अ लॉन्ग टीम्स मैच अ प्लेयर वांट टू मोर टाइम टू सेटल डाउन इन हिज कोर्ट विच टाइप ऑफ स्पिन द बॉल। इसका तो क्वेश्चन समझ नहीं आई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ मैक्सिमल स्टेबिलिटी डिज़ायरेबल। कौन सी गेम में मैक्सिमम
जो स्टेबिलिटी होती है वो डिज़ायर है, तो वो कहता है कि सोमो रेसलर जो है जब वो अपने एक डिफेंसिव स्टैंस में होता है तब आपको ज़रूरत होती है कि मैक्सिमल स्टेबिलिटी की, क्योंकि अगर वो हिल जाएगा तो वो सर्कल से बाहर हो जाएगा जिससे वो हार जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द स्टेबिलिटी, तो वो कहता है अगर मास हमारा कम होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके पीछे की रीज़न क्या है कि मास के कम होने से स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो भी स्टेबिलिटी की एक शक्ल है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसलिए मास डिक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद काइनेमैटिक्स फोर्स। आपको पता है काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स ये होता है कि जब भी कोई कोई फोर्स किसी चीज़ के ऊपर रद्द अमल करती है तो उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो काइनेमैटिक के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो काइनेमैटिक्स है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। वो कहता है फोर्स हैज़ वेरियस प्रॉपर्टीज़। फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, इसीलिए इसका जवाब जो है वो सी वाला ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म सच एज गुड, लॉन्ग, फ्लेक्स्ड, हैवी आर यूज्ड। ये जो लॉन्ग होता है, फ्लेक्स्ड होता है, हैवी होता है, ये सारी टर्म्स जो हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे कि क्वांटिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द लॉन्ग जंप शुड बी आंसर्ड क्वांटिटेटिवली। वो कहता है कि लॉन्ग जंप के बारे में किन सवालों के जवाब आपको अदाद-ओ-शुमार में देने चाहिए, क्वांटिटेटिवली देने चाहिए, क्वालिटेटिवली नहीं देने चाहिए, क्वांटिटी में देने चाहिए। तो ये यहाँ पे जो आंसर है वो ये है बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड टेक ऑफ, इसका आंसर आपको क्वांटिटेटिवली में देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमें उसने कोई बी ऑप्शन में कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी ए एंड बी बोथ ठीक कह दिए, तो हम भी ठीक कह देते हैं इसको। उसके हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज़ व्हाट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर ना ही तो कोई कमी आ रही है ना ही कोई ज़्यादती आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।